नमस्कार साथियों, मैं विद्युत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज से मैं एक नया क्लास जो है इतिहास का जो है शुरू कर रहा हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये प्राचीन भारत का इतिहास है। इसमें से हम सेट वाइज जो है सेट 1 आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं और इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सब जो है प्राचीन इतिहास से संबंधित सवालों को इसमें जो है शामिल किए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम बारी बारी से सेट बाय सेट जो है इसको डालेंगे काफ़ी शॉर्ट में, यानी कि 25 या 50 क्वेश्चन के सेट में 10 से 15 मिनट का जो है एक वीडियो होगा और जो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है कि वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग में किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता था। यानी जिस युग में लोग जो है पत्थरों के हथियार का जो है औजार का जो उपयोग करता था, उस युग को जो है पाषाण युग कहते हैं। क्योंकि पाषाण मतलब पत्थर ही होता है, इसलिए इसको पत्थर युग यानी पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ये जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के मतलब भारत के बारे संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये जो पाषाण युग है इसको 3 भागों में विभाजित किया है। एक पूरा पाषाण युग में, दूसरा मध्य पाषाण युग में और तीसरा नव पाषाण युग में। तीसरा क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग के मानवों की जो आजीविका का जो मुख्य स्रोत क्या था। तो उस समय जो लोग थे उसका आजीविका का मुख्य स्रोत शिकार और फल संग्रह था। यानी वो जो है शिकार करते थे जानवरों का और जगह जगह घूमकर जो है फलों का संग्रह किया करते थे। चौथा क्वेश्चन है पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, उनके द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था। जो उस समय के जो लोग थे उन्हें आदि मानव के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा जो किया गया प्रथम आविष्कार था वो था आग का आविष्कार। पांचवा क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था। यानी पूरा पाषाण काल के लोगों के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण औजार बनाया गया था वो औजार था कुल्हाड़ी। छठा क्वेश्चन है पूरा पाषाण मानव अपनी सभी औजार किससे बनाते थे। तो उस समय के लोग अपने सभी औजारों को बनाने के लिए कड़े पत्थरों का अर्थात कठोर पत्थरों का जो है उपयोग किया करते थे। उसके बाद है पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है। तो पूरा पाषाण के लोग जो शैल चित्र यानी कि पत्थरों के ऊपर जो चित्र वगैरह बनाते थे, उनमें सबसे ज़्यादा चित्रांकन जो हुआ है वो पशुओं का हुआ, यानी जानवरों का चित्र जो है वो बनाया करते थे। भारत में जो है नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया। यानी कि भारत में जो है नवपाषाण युग का जो कालखंड है वो कब माना गया है। तो वो है 4000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में भारत में नवपाषाण युग था। 9वां क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है। कि जब प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया जाता है तो उसमें पाषाण के बाद एक शब्द आया जो कि नवपाषाण, जो नवपाषाण युग के नाम से। ये नवपाषाणिक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। यानी कि उस समय जो है लोग जो है जो जंगलों में घूम घूम कर जो अपना भोजन का संग्रह किया करते थे, वो नवपाषाण युग आते आते उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया था और वो एक तरह से जानवरों का भी पालन जो है वो करने लगा था। तो इस तरह से उसका जो मतलब कह सकते हैं जीवन जो है वो आत्मनिर्भर हो चुका था। यानी खुद के लिए उन्होंने जो है भोजन का उत्पादन करना और पशुओं का पालन करना, साथ ही एक जगह पर जो है सब मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया था। इसलिए नवपाषाणिक शब्द का जो है तात्पर्य है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से। अगला है 10 नंबर, देखते हैं। तो 10 नंबर सवाल है कि पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था।
कि नवपाषाण युग में बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि नवपाषाण युग में जो है मनुष्य ने पशुपालन और कृषि जो है ये करना सीख गया था। इसके बाद जो है इन दोनों के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ उस युग में तो वो तब पहिया या चक्र का आविष्कार हुआ था। उसके बाद है किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि लोग जो है कुछ जो है धार्मिक रीति रिवाज का पालन भी जो है इसी युग में यानी नवपाषाण युग में शुरू कर चुका था। उसके बाद है कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार, कि बर्तन बनाने के लिए जो पहली बार चाक का आविष्कार किया गया वो भी नवपाषाण युग में। 13 नंबर सवाल है कि मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में समझाया कि नवपाषाण युग में जो है लोग जो पहले घूम घूम कर अपना शिकार और भोजन वगैरह जो है संग्रह किया करता था, वो नवपाषाण युग में आते आते क्या हुआ कि वो व्यवस्थित रूप से एक जगह पर जो है निवास करना शुरू कर दिया। तो ये जो है नवपाषाण युग में होगा। उसके बाद 14 नंबर है कि मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी। तो नवपाषाण युग में ही लोग जो है मनुष्य ने पहली बार कपास से जो है और ऊन से धागा और फिर उससे जो है वस्त्र बनाने की कला को सीखा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि तांबे की खोज मानव ने किस युग में की। अब यहाँ तक तो नवपाषाण जो धातु की खोज पहली बार मानव ने अगर किसी युग में की थी तो वो था मध्यपाषाण युग। उसके बाद 16 नंबर है कि मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की। सबसे पहले जिस अनाज की खेती जो शुरू की गई थी उसमें था गेहूं या फिर जौ। इन दोनों अनाजों का खेती जो है मनुष्य ने मतलब पहली बार शुरू किया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया। तो वो पशु था कुत्ता। इसे जो है आदि मानव ने सबसे पहले अपने साथ पालना शुरू किया। 18 नंबर में है चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है भीमबेटका। तो उस स्थान पर जो है चित्रकारी का सबसे प्राचीनतम जो है पुराना साक्ष्य जो है भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है। प्रागैतिहासिक अवशेष का जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है आर्कियोलॉजी। और 20 नंबर है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग आरंभ किया। तो वो धातु था तांबा। तो 21 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों का पता चला है। तो वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अब तक जो है ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों लगभग 200 से अधिक बस्तियों का जो है पता चला है। भारत का अब तक सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय यानी तांबे का जो भंडार जो है जो प्राचीन काल के तांबे का भंडार जो संचित किया हुआ वो पाया गया है गुंगेरिया मध्य प्रदेश में। उसके बाद है ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है। तो ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में भी जो पत्थरों पर चित्रकला जो बनाया जाता था उसमें भी जो है पशुओं का जो है ज़्यादा चित्रांकन हुआ है। 24 नंबर सवाल है कि ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया। यानी कि वह धातु कांसा है। कांसा के जैसे आविष्कार से या कांसा जैसे आया तो ताम्रपाषाण युग क्या हुआ वो समाप्त हो गया। इसके बाद कांस्य युग का आगमन हुआ। तो 25 नंबर सवाल है ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु कौन थे। यानी कि ताम्रपाषाण कालीन लोग जो है कौन से पशु की जो है पूजा किया करते। तो वो था सांड। 6ठा क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है। तो रेडियो कार्बन एक पद्धति है जिसमें किसी भी जीवाश्म
प्राप्त जीवाश्म का जो है आयु का निर्धारण किया जाता है कार्बन 12 और कार्बन 14 समस्थानिकों के द्वारा, तो उस पद्धति के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि का निर्धारण किया गया, अब तक का सबसे सर्वमान्य तिथि जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच की कालखंड में इसका जो है तिथि का निर्धारण किया गया है। और याद रखिए वो तिथि का निर्धारण करने का जो प्रोसेस है वो कौन है, रेडियो कार्बन 14 पद्धति, इसको C14 पद्धति के नाम से भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किसके उत्खनन से हुआ है? कि हड़प्पा सभ्यता का जो है पता जो है सबसे पहले 1920-21 में दयाराम साहनी और जॉन मार्शल के उत्खनन के द्वारा जो है हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त किए गए थे? तो हड़प्पा सभ्यता का तो सबसे पहले जो पुरावशेष मिला वो हड़प्पा में ही मिला। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर बसे थे या फिर कोई कस्बे थे वो जो है बड़े बड़े आयताकार खंडों में वो बटा हुआ था। 30 नंबर है सवाल कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरा स्थल कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है। तो इस वीडियो में इतना ही, 30 क्वेश्चनों का यह सेट रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जो है अगले सेट में हम इससे आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।